हाँ भाई, तो क्वेश्चन से ही कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से, राइट। सो पढ़ो 11 वाला क्वेश्चन पढ़ो और करो। आई होप सो पढ़ लिया होगा तो, और ट्राई भी किया होगा। तो भैया सीधी बात है, एक आंटी जी हैं हमारे पास, सही है, उनके 11 प्यारे दोस्त हैं, है ना। और बोला क्या, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच शी कैन इन्वाइट 5 ऑफ देम फॉर पार्टी। अच्छा, तो वो पार्टी करेंगे वो लोग, सही है। तो पार्टी में वो लोग 5 चाह रही हैं कि मतलब 11 में से 5 लोगों को बुला लिया जाए। तो एकदम से दिमाग में आता है 11C5 है ना, 11 में से कोई भी 5 चुन लो। पर इतना सिंपल होता तो देता क्या तुम्हें, राइट। तो आउट ऑफ विच 2 फ्रेंड्स आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। ओके, तो इनकी तो 11 दोस्त हैं, पर इन 11 में से कोई 2 दोस्त ऐसी है ना जो बात नहीं कर रही एक दूसरे से, मतलब बातचीत नहीं कर रही। तो अगर बातचीत नहीं करी तो उनका मतलब ये है कि दोनों साथ में नहीं आनी चाहिए, है ना। मानो अगर ए और बी, मान लो इनके दो, मतलब ऑब्वियसली 11 दोस्त हैं, उनमें से कोई 2 दोस्त हैं, एक का नाम है ए, है ना, मिसेस ए सक्सेना, मिसेस बी कोई भी फालतू सन्ने में चला गया, मिसेस ए मिसेस बी। इन दोनों में ये है कि ये दोनों बात नहीं करेंगी। तो या तो हमारा, अगर हम 5 लेडीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें या तो ए आ जाए या तो बी आ जाए, दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, सही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखने में तो लग रहा है कि सिंपल भी है, समझ में तो आई गया एटलीस्ट। अब करें क्या इसमें, है ना। अगर आप अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो ये क्वेश्चन है कि या तो ए आ जाए या तो बी आ जाए, दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो बताओ कितने तरीके से वो पार्टी कर सकती हैं, ठीक है। तो अब ट्राई करके देखो। तो आई होप सो कुछ लोगों ने सोचा होगा कैसे करना है। तो अगर मैं बोलूँगा कि टोटल तरीके कितने थे, तो यार वो तो तुमने सही सोचा होगा। आई होप सो 11C5 है ना, कि 11 में से 5 चुन लो कोई भी, ठीक है। अगर मैं इसमें से वो केसेस माइनस कर दूँ जिसमें ए बी साथ में है, इसमें वो केसेस हैं जिसमें ए बी साथ में है, तो फिर ये टोटल कौन से केसेस हो गए, ये टोटल वो केसेस हो गए जिसमें ए बी साथ में नहीं है। यानी कि इस वाले ये जो केसेस आए टोटल, ये वो हैं जिसमें ए हो सकता है सिर्फ, या फिर सिर्फ बी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई है ही नहीं, ना तो ए है ना बी है। ऐसा सुना कि इन दोनों को लेना ही लेना है, ये तो किसी ने बोला नहीं है ना। तो या तो ए को ले लो। अब इसको तुम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि तुम इन तीनों के बारे में बात कर लो, ठीक है। पर मतलब ये वाली बात है ना, फिर हमें इसमें तीनों के लिए अलग अलग सोचना पड़ता। यहाँ पे हमें सिर्फ एक केस के बारे में सोचना है कि ए बी है, मतलब ए बी है, साथ में है ए बी, ठीक है। तो 11C5 में से हमें ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें ए बी मेरे साथ में बैठा हुआ है ना, कि ए बी तो आएंगे ही आएंगे, राइट। और वो मैं माइनस कर दूंगा उसमें से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि ए और बी साथ में जा रहे हैं, है ना, कि स्पीकिंग टर्म्स में हम मान लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए कि ये हैं। तो कैसे करेंगे इसको फिर, है ना। चलो ये भी समझ में आ गया, है ना। अब चलो ये तुम्हारा दूसरा हिंट हो गया, अब ट्राई करके देखो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इस टाइप का हिंट मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ एक्चुअल में। ये जहाँ तक है मैंने शायद तुम्हें कमिटी प्रॉब्लम ये इस टाइप का कहीं दिया था तुम्हें। सोच के देखो, तुम ऐसे मान लो कि तुम टीम बना रहे हो, तुम्हें बोला याद है कि एक प्लेयर तो पक्का है, मतलब सेलेक्टेड है वो। ये उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है भाई। तुम्हारे पास 11 है, ठीक है, तुम्हारे पास 11 लोग हैं। मैंने क्या बोला, अभी हम ये ढूंढ रहे हैं कि ए और बी ये दोनों हमारे साथ में हैं, ये ए बी हमारे सेलेक्टेड है, मतलब हैं, ये तो अपने पास हैं, सेलेक्टेड है बिल्कुल। तो मुझे अब बाकी बचे हुए कितने प्लेयर्स के बारे में बात करनी है, हमें 5 का सिलेक्शन करना था। पहले में मानो ए आ गया, दूसरे में बी आ गया। इनके अरेंजमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले बी को चुना ए को चुना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। पहले किसको फोन किया वो कोई बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कितने लोग आएंगे। तो ए बी तो हो ही गए, अब बचे 3, राइट, पहला दूसरा तीसरा। तो इन 3 के बारे 3 का मेरे को सिलेक्शन करना है। अच्छा, अब क्या टोटल 11 दोस्त बची? नहीं, 2 तो दोस्त हो गया, 2 का काम तो 9 दोस्त बची सिर्फ, और 3 खाली गैप है। तो 9 में से 3 चुन लो। तो ये 9C3 क्या चीज़ है, ये 9C3 टोटल वेज हैं। ये 9C3 क्या है, ये टोटल वेज हैं जिसमें हम ए बी को साथ में बुला रहे हैं, सही है। तो टोटल वो वेज जिसमें ए बी साथ में ना आए, या फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर कितना होगा, 11C5 माइनस 9C3। आई होप से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अब 12th वाला करते हैं। 12th वाला इसी का ही थोड़ा सा एडवांसमेंट है, मतलब कंसेप्ट जो था वो 11th वाले से सीख लिया तुमने। अब 12th वाले को करके देखो अपने आप, ठीक है, करो राइट। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 9 पीपल, ठीक है। तो 9 में से 5 लोगों की कमिटी बनानी, ग्रुप बनाना एक तरीके से, सही है। और बोला गया नंबर ऑफ वेज इट कैन बी फॉर्म्ड इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल। अच्छा, तो 9 में से तुम्हें 5 चुनने हैं, 9 में से तुम्हें 5 चुनने हैं। 9C5 तरीके से हो सकता था ये काम कि हम 9 से 5 चुन लेते हैं, पर इसने कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है कि 9 में से कोई 2 लोग ऐसे हैं, मान लेते हैं फिर से, एक को मान लेते हैं ए और दूसरे को बोलते हैं बी। तो ए बी का क्या है ना, या तो हम साथ में काम करेंगे या फिर हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ईदर सर्व टुगेदर, या तो हम साथ में करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं, ये वाला है। अच्छा, 2 और हैं, है ना, 2 कोई और हैं, मान लेते हैं सी एंड डी, सही है। तो ये 2 जो हैं ये क्या बोल रहे हैं कि रिफ्यूजेस टू सर्व विद ईच अदर। इनका वही है, वो अंकल आंटी वाला इनका, ठीक है। अंकल आंटी नहीं, जो इसमें 2 आंटी थी ना, हमारी 2 आंटी जीस थी, कौन सी, ए और बी, कि हम दोनों, मतलब इनका या तो ए आ जाए या बी आ जाए या दोनों ना है ना। ये नहीं हो सकता कि दोनों साथ में आ जाए। तो इनका भी ये भी स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, तो इसके लिए वो वाला काम करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो अब करो कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले सिंपल वाला केस उठाते हैं। सबसे सिंपल केस क्या है, सबसे सिंपल केस ये वाला है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ईदर सर्व टुगेदर, राइट। मतलब क्या है इसका कि भाई अगर ए और बी को मैं ले लूँ तो या तो ए बी आएंगे, या तो ए बी जो है वो आएगा, या ए बी नहीं आएगा,
सिंपल। बोलो, ये तो बोला, ये जो इसने लाइन क्या बोली, इसने क्या बोला, क्या या तो ए बी आएगा या नहीं आएगा। तो हमारा केस 1 ये मान लेते हैं कि ए बी आएगा, और केस 2 ये मान लेते हैं कि ए बी नहीं आएगा। सही है। अब बात करेंगे सीओडी के बारे में। फिर क्या बोला गया मुझसे, नॉट एट ऑल। ये चलो हम लोगों ने इतनी तो हमारी बात हो चुकी है, तो जो बात हो गई उसको काट दिया यहाँ पर, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। फिर क्या बोला गया है, 2 अदर पर्टिकुलर पर्सन टू रिफ्यूजेस टू सर्व विद ईच अदर। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर इसमें पहले तो मैं एक और बात कर लूँ तुमसे कि अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इतना जो पोर्शन है हमारा क्वेश्चन का, तुम समझ गए हो कि ये वही वाला है जो हमने अभी 11th क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी का ही है बस, ये है ना, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है ये। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने टोटल में से वो तरीके हटा दिए थे जिसमें सी और डी ने, मतलब सी और डी पक्का आएंगे ही आएंगे, मैंने वो हटा दिए थे। तो इसका तरीका तो अभी भी वही है ना केस 1 का, क्या, टोटल वेज में से वो हटा दो जिसमें सी और डी जो हैं वो साथ में आएंगे। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तो खुद लिख लेना। ठीक है, तो टोटल वेज, अब यहाँ पे टोटल वेज कितने होंगे, अब जैसे एकदम से मैं बोलता हूँ टोटल वेज, तो दिमाग में आता है 9C5। ठीक है, और फिर कोई बंदा ज़्यादा दिमाग लगाएगा, वो कहेगा CD तो पहले से तुमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 3, ये आंसर हो गया। पर बाद में अभी पता चलेगा कि ये गलत है आंसर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये गलत क्यों है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस लगे रहने दो कि ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है भाई, टोटल वेज, कौन सी टोटल वेज, टोटल वेज वो वाली जिसमें ए बी तो है ही ना, हमने पहले ही बोल दिया ए बी तो आ ही रहा है। सही है ना, आप समझे कि 5 लोगों की जो टीम बन रही थी, 5 लोगों की जो टीम बन रही थी, ये मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें ए और बी तो ना, बी मतलब ये तो आ ही रहे हैं, ये तो हमने अपना केस ही ये वाला ले रखा है कि ए और बी तो पक्का आ रहे हैं। अब क्योंकि ए और बी पक्का आ रहे हैं तो 3 क्या बची, 3 में से ये जो टोटल वेज है वो अब हम इन 3 में से ढूंढेंगे। सही है, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, अब ये जो 9 है, इस 9 से भी ए और बी तो पहले ही बाहर हो गए है ना, क्योंकि वो तो अंदर ही है। ठीक है, तो कितने बचे, 7 लोग, तो 7 में से तुम्हें 3 का सिलेक्शन करना है। तो टोटल वेज कितनी होंगी, टोटल वेज होंगी 7C3 माइनस, अब माइनस करेंगे वो वाले के जिसमें सी डी भी साथ में है, तो यहाँ पे सी और डी भी लिख दो कि सी और डी तो पक्का आ रहे हैं। तो सिर्फ अब तुम्हें सिर्फ एक का सिलेक्शन करना है। एक और चीज़, 9 में से तुमने पहले ए बी निकाल दिए थे तो 7 बचे थे, अब तुमने सी और डी भी हटा दिए तो तुमने 4 हटा दिए सीधे सीधे, तो 5 लोग बचे। अब 5 में से किसी एक का तुम्हें चयन करना है, किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो 5 में से एक चुन लिया, तो बस ये आंसर हो गया इसका फाइनल। 7C3 माइनस 5C1, ये वो केसेज हैं जिसमें ए बी साथ में है और सी डी जो है वो, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये वो सारे केसेस हैं जिसमें ए बी हमारे पास है और जो सी और डी है उन्होंने एक दूसरे को मना कर दिया साथ में आने के लिए। वो सारे नंबर तरीके हम लोगों ने ले लिए केस 1 के अंदर। अब बात करते हैं केस 2 की। सही है, आइए सब केस 2 की बात हो जाए। तो केस 2 में क्या बोला कि ए बी साथ में नहीं है, यानी कि जो हमारे 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं इसमें ये श्योर है कि ए बी तो हो ही नहीं सकते। यानी कि 9 जो हमारे पास लोग थे ना, यहाँ पे 9 लोग, ये जो 9 पीपल है, इसमें से ए और बी को तो तुम बाहर निकाल दो कि इनको तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं तेरी तो मतलब मैं तुझे लेना ही नहीं, तुम्हें तो बुलाऊंगा नहीं मैं, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो कितने बचे, 7 लोग ही तो बचे सिर्फ। पर 7 में से सिलेक्शन कितने का करना है, सिलेक्शन तो अभी भी 5 लोगों को ही करना है ना। तो और मैकेनिज्म इसमें भी वही है कि टोटल वेज माइनस सी डी साथ, राइट। तो टोटल वेज इसमें कितने होंगे, 7C5। बोलो समझ में आ गया। माइनस, अब माइनस होगा, माइनस कौन सा होगा जिसमें सी डी साथ में है। अब सी डी इसमें लिख दे रहे हैं फिर हम लोग, ये सी डी साथ में है, तो अब कितने का सिलेक्शन करना है, अब 3 का सिलेक्शन करना है। सही है, और अब मैंने क्योंकि सी और डी सेलेक्ट कर लिया है तो फिर से कितने लोग बचे, सिर्फ 5 लोग बचे। पर अब की बार 3 सीटें खाली हैं तो 5C3 करेंगे इस बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये डाला कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये, है ना। कुछ ही लोगों को समझ में आता है, उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये जो सेशन लिया जा रहा है ना, ये वाला भी बॉल वाला लिया था मैंने, ये ले रहा हूँ। इससे पहले भी जो लिया था वो, ये 3 लेक्चर लाइन से 3-4 लेक्चर उन्हीं के लिए हैं जिनको पीएनसी का पूरा अच्छे से फील समझ में आ चुका है, राइट। लेकिन जिनको नहीं भी आया है मान लो, तो वो अगर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको। जैसे अगर तुम पूरा लेक्चर सीरीज एक बार रिवाइज करोगे या फिर एक बार दोबारा देख लोगे तो तुम्हें पीएनसी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये चल क्या रहा है। क्वेश्चन टफ है, ठीक है। एक बार रुक करके चाहो तो अपने आप मेरे सॉल्व करने के बाद रब करके एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो, तो अब इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, टोटल आंसर इसका समीशन हो जाएगा। सही है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। 7C3 माइनस 5C1, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, प्लस है ना, या तो ऐसे हो जाए या की वजह से आया यहाँ पे प्लस 7C5 माइनस 5C3, दैट इज द फाइनल आंसर। अब 13th क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी मैन हु हैज़ लिव्ड ऑन अर्थ, अभी तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं धरती पे, हैज़ मेड अ सर्टेन नंबर ऑफ हैंडशेक, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ तो हैंडशेक्स किए होंगे, मतलब हाथ मिलाए होंगे एक दूसरे से। प्रूव करना है भाई साहब हमें कि नंबर ऑफ मैन हु हैव मेड एन ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इवन। भाई साहब, मतलब अभी तक जितने भी इंसान जिए हैं इस धरती पे, उनमें से जो भी वो इंसान है जिन्होंने ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स करे हैं, ठीक है, ऐसे इवन नंबर ऑफ इंसान है अपने पास, ये तुम्हें प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन है, राइट, है ना। मतलब समझ गया होगा अब हम किस लेवल पे जा रहे हैं, तुम्हें शायद समझ में आने लग गया होगा जिस लेवल पे बातें हो रही हैं ना, मतलब समझ में आने लग गया होगा
कि कहाँ जा रही है बातें। चलो बढ़िया, तो करो ट्राई इसको, है ना। वैसे कुछ उम्मीद तो कमी है कि तुम करोगे इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये बोल देता कि एक पार्टी है उसमें मान लो 30 लोग हैं, ये अभी वो आई थी ना मूवी एक सुपर 30 की मूवी आई थी, उसमें ऋतिक रोशन ने शायद ये बोला था कि एक पार्टी है उसमें 30 लोग हैं, तो बताओ टोटल कितने हैंडशेक लोग कर सकते हैं, तो बताओ कितने करोगे भाई। अगर एक हैंडशेक हो रहा है ये ऐसे हाथ है, वाह क्या हाथ बनाया है, ठीक है। इस टाइप का किसी का परफेक्ट हाथ किसी ने बना दिया अपना, जो भी है यार, है ना, ऐसे हैंडशेक हो रहा है। तो ये कोई ए बंदा है, ये कोई बी बंदा है, तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, एक यूनिक हैंडशेक करने के लिए मेरे को 2 लोग चाहिए। अच्छा, अगर मैं ए का ही हैंडशेक बी की जगह पे सी के साथ करा दूँ, तो ये 2 हैंडशेक माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया ए था इसमें कॉमन तो ये एक हैंडशेक नहीं माना जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है, राइट। तो मैं क्या करना है, मुझे बस 30 में से कोई भी 2 लोग चुन लो, 30 में से दो करके ग्रुप बन जाएंगे अपने आप ही। तो 30C2 उस क्वेश्चन का आंसर है जो सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने पूछा था हैंडशेक के ऊपर, सही है। पर ये तो अलग ही चीज़ जा रही है ना, ये तो चीज़ ही अलग लगी है, ठीक है, करो। हाँ भाई, क्या करेंगे इस वाले के अंदर, है ना। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, मतलब पीएनसी से इतना लेना देना है नहीं वैसे इसका, पर काफ़ी लॉजिकल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलो ट्राई करते हैं इसको। देखो, अगर मैं एक हैंडशेक की बात करूँ, ठीक है, ये मेरा एक कोई बंदा है, उसका नाम है ए, राइट, और ये कोई दूसरा बंदा है ना, उसने भी अपना हैंडशेक करा है, राइट। तो ये हमारा दूसरा बंदा है, ये पहला बंदा है ए, ये दूसरा बंदा है बी। अगर मैं ए से पूछता हूँ भाई तूने कितने हैंडशेक करे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अभी फिलहाल उसने अभी जब पैदा हुआ उसने एक हैंडशेक कर लिया। अब मैं पूछता हूँ भाई तुमने कितने हैंडशेक करे, तो ए क्या बोलेगा, मैंने एक हैंडशेक किया है, ठीक है। बी क्या बोलेगा, बी भी ये बोलेगा मैंने एक हैंडशेक किया है। अब मैं बोलूँगा इस दुनिया में टोटल हैंडशेक कितने हुए अभी तक, तुम क्या बोलोगे, 2 हुए हैं। हम अभी ऐसा मानना है पूरी दुनिया में से 2 लोग हैं, ए और बी, और उन्होंने फिलहाल अभी एकदम से अपना हैंडशेक किया। तो ए क्या बोलेगा, एक हैंडशेक हुआ है, बी क्या बोलेगा, एक हैंडशेक हुआ है, और ए प्लस बी मतलब टोटल मैं बोलूँ दुनिया में टोटल कितने हैंडशेक हुए हैं, तो वो बोलेंगे, मतलब अगर तुम ऐसे जोड़ दोगे तो बोलेगा 2 हैंडशेक हुए हैं। पर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि टोटल हैंडशेक कितने हुए हैं, टोटल हैंडशेक तो सिर्फ एक ही हुआ है यार। हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों के हाथ की जरूरत होती है ना। तुमने पहले वाले से पूछ लिया, उस दूसरे वाले बंदे से पूछ लिया, तो उनको जोड़ोगे तो इवन नंबर आने ही आना है। तो अगर ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को थोड़ा इसी लॉजिक को अगर मैं एक्सटेंड करूँ और मैं ऐसे बोल दूँ, जब भी मैंने ऋतिक रोशन ने बताया था कि 30 लोग हैं तुम्हारी पार्टी में और 30C2 है ना, 30 में से कोई भी 2 को चुनते रहो, है ना, तो इतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। पर अगर तुम सोच के देखो तो ये तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं, और अभी हम लोगों ने प्रूव क्या किया, अभी हम लोगों ने ये बोला कि यार एक हैंडशेक हो रहा है ना, तो जो 2 लोग हैं वो उसको 2 की तरह काउंट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि टोटल हैंडशेक कितने हुए पार्टी में, तो तुम ये बोलोगे 30C2 है। पर अगर तुम इसका मतलब अगर तुम फिजिकल काउंटिंग गिनने बैठ जाओ और हर एक से पूछो, मानो 30 लोग थे, पहले का नाम है मानो A1, फिर A2, फिर A3, और ऐसे करते करते A30, ऐसे बैठोगे सारे के सारे। तो अगर तुम A1 से पूछोगे, ठीक है, फिर तुम A2 से पूछोगे, फिर तुम A3 से पूछोगे, फिर तुम A4 से पूछोगे, ऐसे करते करते तुम A30 तक पूछोगे। और अगर तुम ऐसे जोड़ने बैठोगे ना, तो आंसर 30C2 नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 30C2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये समझ में आया कि ट्वाइस क्यों हो गया, क्योंकि हर एक हैंडशेक को करने के 2 हाथ की जरूरत थी, और तुमने हर एक बंदे से पूछ लिया। तो अगर A1 और A2 ने अपने साथ हाथ मिलाया, तो एक बार A1 ने एक हैंडशेक इसको काउंट कर लिया और फिर A2 ने भी इसको एक एज हैंडशेक काउंट कर लिया, तो हर एक हैंडशेक 2 बार काउंट हो गया, ये समझो तुम। अब A1 ने कभी आगे जाके मानो A5 से हाथ मिलाया, तो A1 और A5 में जो मिला, इसको A1 ने भी काउंट कर लिया और A5 ने भी काउंट कर लिया। तो अब जब तुम आगे जाके A5 से बोलोगे तो वो भी इसको बोलेगा, और जब तुम A1 से बोलोगे तो वो भी बोलेगा। तो बस इन दोनों में ये हर एक हैंडशेक 2 बार काउंट हो रहा है। तो 30C2 × 2 समझ में आ गया। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, ये तो मैं एज एग्जाम्पल लिखते जाना पॉइंट वाइज, है ना, कि हमने क्या अपनी दिमाग में बना रहे हैं। तो मेरा मानना क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस दुनिया से मतलब नहीं है, मतलब इन्होंने बोला ना कि एवरी मैन हु हैज़ लिव्ड ऑन अर्थ हैज़ मेड अ सर्टेन नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो अगर तुम उस दुनिया के हर एक आदमी से जितने भी अभी तक हुए हैं, मैन नंबर 1, मैन नंबर 2, मैन नंबर ऐसे करते करते जितने भी हुए हैं अभी तक, हर एक से पूछोगे, इसने बोला मैंने ए हैंडशेक करें अपनी ज़िंदगी में, ये बोलेगा मैंने बी हैंडशेक करें, ऐसे करते करते अगर मैं सबको जोड़ दूंगा A + B ऐसे करते करते, तो क्या लगता है तुम्हें आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2n। ठीक है, अभी 2n क्या है, तो ये n क्या है एक्चुअल में, ये n है एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है ना, ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक जितने हुए सही। और ये 2 क्या है, क्योंकि तुमने हर एक से पूछा तो वो 2 बार काउंट हो गया एक्चुअल में, सही है ना। तो ये तो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक था, और ये क्या है, ये टोटल है जो एक्चुअल में तुम्हें दिखाया जाएगा दुनिया में कि इतने हैंडशेक हुए हैं, पर तुम समझ गए कि एक्चुअल में इसके आधे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस आइडियोलॉजी के साथ चलूँ कि अगर मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ एकदम से कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए हैं, तो वो हमेशा इवन होने चाहिए, सही बात है, बिल्कुल। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने भैया अपनी ज़िंदगी में ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स करे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि ऐसे जो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं ना कि हमने ज़िंदगी में ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करे हैं,
वो इवन नंबर ऑफ लोग होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लोग बोले कि हमने अपनी ज़िंदगी में, मतलब माना ऐसे मान लो पहला आदमी है, उसने बोला कि मैंने सब मिला करके 5 हैंडशेक करे हैं, और कोई दूसरा आदमी है उसने बोला मैंने अपनी ज़िंदगी में मान लो 25 हैंडशेक करे हैं, और कोई तीसरा आदमी है मान लो उसने बोल दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में 47 हैंडशेक करें, और इनको छोड़ के, इन 3 को छोड़कर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबने सिर्फ इवन हैंडशेक करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। सही है ना, उसने यही बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक चौथा आदमी पक्का होगा, या तो फिर वो 2 ही आदमी होंगे, या फिर 4 आदमी होंगे, या फिर 6 आदमी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हो या 1 हो या 5 हो या 7 हो। बेसिकली ऑड नंबर ऑफ लोग ऐसे नहीं हो सकते, ये बोला है, ये हमें प्रूफ करना है। सही है, तो अगर मैं एक भी एग्जाम्पल ऐसे दे दूंगा तो काम तमाम है। सही है, चलो देखते हैं इसको। तो मेरा सिंपल फंडा क्या है, अब मैंने अभी क्या किया था, तो मैं जो ये पार्टी वाला एग्जांपल लिया कि 30 लोग हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, ये जो टोटल लोग ये जो बोल रहा है कि एवरी मैन हु हैज लिव्ड, ऐसे करते करते ऐसे सब मिला करके ऐसे मान लो एक्स लोग थे, मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक एक्स इंसान अभी तक पैदा हुए हैं, और उन सब में से सिर्फ उन एक्स में से सिर्फ 3 लोग हैं उन्होंने ये बोला है। या फिर अगर तुम जनरलाइज करना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो एक्स में से कोई ऑड नंबर ऑफ लोग हैं, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सही, हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स में से कोई ऑड नंबर ऑफ लोग हैं जिन्होंने ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स करें। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि कोई पहला आदमी है वो बोला कि मैंने 5 हैंडशेक करें, दूसरे आदमी ने बोला कि मैंने 25 हैंडशेक करें, तीसरे आदमी ने बोला 47 हैंडशेक करें। इसको छोड़कर जो x-3 इतने लोग जो बच गए दुनिया में, x-3 जो लोग बच गए, इन सब ने इवन हैंडशेक करें। अच्छा सोच के देखो, अगर इन्होंने नंबर ऑफ हैंडशेक इवन करे हैं, तो जब मैं इन सबके हैंडशेक्स को प्लस कर दूंगा, अगर इन सबके हैंडशेक्स को मैं प्लस कर दूंगा, सिग्मा ले लेता हूँ सीधे सीधे, तो अगर इन सबके हैंडशेक्स को मैं प्लस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। मैंने अभी समझाया था उनको कि अगर 30 लोगों की पार्टी थी, और उन सब के हैंडशेक्स को जब हमने प्लस किया तो आंसर कितना आया था 2n, मतलब उसमें आया था कि 2 टाइम्स 30c2। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर कुछ 2 इंटू समथिंग में आएगा, बेसिकली एक इवन नंबर आएगा। ये बात मानते हो तुम, राइट? और मेरा मानना क्या है कि अगर तुम सिग्मा एक्स भी लोगे, सिग्मा एक्स मतलब कि पूरी दुनिया में अभी तक कितने लोग हुए हैं, एक्स लोग, इन सबके अगर मैं हैंडशेक को प्लस करूंगा तो हमें फर्क नहीं पड़ा कि तुमने ऑड किया चाहे तुमने इवन करे। अगर मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा तो आंसर तो इवन ही आएगा। यही तो बोला भी कि 30 लोग जो पार्टी में थे उसमें से 30c2 इंटू 2 हो रहे थे। हमें मतलब ही नहीं तुमने कितने करे, हमारा तो सिंपल बनना है कि हर एक हैंडशेक 2 बार काउंट हो गया। फिर चाहे तुमने ऑड नंबर करे होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, पर टोटल हर एक हैंडशेक 2 बार काउंट हुआ है। तो अगर टोटल 15 हैंडशेक हुए हैं तो वो 30 हैंडशेक हुए हैं हमारे लिए काउंट में। ठीक है, जो हैंडशेक काउंट है वो 30 है, पर टोटल एक्चुअल हैंडशेक कितने हुए, 15 हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि अगर एक्स लोगों ने मिलकर हैंडशेक करे, पता नहीं एक आदमी ने कितने करे, दूसरे ने कितने करे, तीसरे ने कितने करे, हमें मतलब नहीं, पर टोटल मिलकर के तो इवन ही होना चाहिए ना वो, राइट? तो अब इस सिग्मा को मैं तोड़ सकता हूँ। सिग्मा एक्स में मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई पहले बताओ कि पहले वाले आदमी ने कितने करे, इसको बोलते हैं पर्सन नंबर 1, दूसरे आदमी ने कितने करे, तीसरे आदमी ने कितने करे। ठीक है, कि मैंने इनको लिखा है, ये P1 है मेरा, ये P2 है, ये मेरा P3 है। इसके अलावा ऐसे करते करते कितने जाएंगे, P4 से लेकर के Px तक जाएंगे, ये सही है, राइट? इन P4 से Px वालों को मैंने क्या बोल दिया है, इन्हीं को तो मैंने बोला सिग्मा x-3 कि इन 3 को छोड़ करके जो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कितने हैंडशेक करे, मैंने कितने लिखा था उसमें कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में 5 हैंडशेक करे हैं। ये बोला कि मैंने अभी तक 25 हैंडशेक करें, ये बोला कि मैंने अभी तक 47 हैंडशेक करें। P4 बोला मैंने इवन नंबर ऑफ हैंडशेक, मैंने तो अपने मानो 4 हैंडशेक करें। P5 ने भी ये बोला मैंने 16 करे हैं, मानो किसने बोला कि मैंने 24 करें, किसी ने बोला मैंने 526 करे हैं, मतलब बिल्कुल इवन नंबर ऑफ करे हैं। तो इन सबका आंसर तो ऑब्वियस ही बात है कि इवन ही आना है। सिग्मा एक्स हमें पहले से पता है कि इसका आंसर भी इवन आना है, यानी कि P1 + P2 + P3 इसको इवन होना चाहिए। अरे यार, इवन इक्वल्स टू जो है, या तो वो इवन प्लस इवन होता है या फिर वो ऑड प्लस ऑड होता है। अब हमें पहले से पता है कि ये वाला सेक्शन तो हमारा इवन है, तो इसको ही इवन होना पड़ेगा, है ना? इसको इवन ही तो होना पड़ेगा, P1 + P2 + P3 को इवन होना पड़ेगा। पर अगर तुम यहाँ देखते हो, यहाँ अगर तुम देखते हो तो 5 + 25 + 47 कितना होगा ये? अगर 3 ऑड नंबर जुड़ रहे हैं, तो वो आंसर क्या देगा भाई? ऑड प्लस ऑड कितना होता है? इवन। फिर इवन प्लस ऑड कितना होता है? ऑड। यानी कि इसका आंसर तो ऑड आ गया, और इसका मतलब ये पूरी जो कहानी है ये क्या हो गई? ऑड हो गई। सही ना, ऑड हो गई ये तो। और ये जो पूरी कहानी थी, ये क्या हो गई? ये हो गई इवन, राइट? और ये इवन और ऑड मिलके क्या हो गया? इवन और ऑड मिलके क्या हो गया? ऑड हो गया। क्या हो गया? ऑड। पर सिग्मा एक्स क्या है? इवन। तो क्या एक इवन नंबर ऑड के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये पूरी खिचड़ी हमारी गलत हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि तुमने सिर्फ 3 लोगों को अज्यूम किया था। ठीक है, हम इसको कैसे देखेंगे? हम कहेंगे एक तरीके से तुम ये बोलना चाह रहे हो ना कि जो ये P1 था, ऐसे एक P2 आदमी था, एक P3 आदमी था, इसने भी बोला मैंने ऑड नंबर ऑफ लोग को, मतलब ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करें, इसने भी बोला मैंने ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करें, इसने भी बोला मैंने ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करे हैं। अगर एक और चौथा आदमी मिल जाता कि मैंने भी ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करें, तो अगर इन सबको तुम जोड़ते, है ना, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो आंसर कितना आता भाई? ऑड प्लस ऑड कितना होता है? इवन। फिर ऑड प्लस ऑड कितना होता है? इवन। एंड इवन प्लस इवन कितना होता है? इवन। तो अब ये सही आ गया। अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम जब भी ऑड का देख रहे हैं तो हमें ऑड के 2 पेयर चाहिए हर बार। इस चक्कर में वो ये बोल रहा है कि अगर कभी भी एक आदमी ने ये बोला है ना कि मैंने ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक करे हैं, तो ऐसे फिर इवन होंगे, हर बार एक पेयर जरूर होना चाहिए। सही है, तो ऐसे हम इस
क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे कि इवन नंबर ऑफ लोग होने चाहिए जो ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में और नंबर ऑफ हैंडशेक्स करे हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ दो क्योंकि ऐसा कोई पीएनसी तो लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ये बात तो माननी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से जो बंदे इसको देख रहे हैं है ना, उसमें से मेरे हिसाब से शायद सिर्फ 1% लोग होंगे जिनको ये शायद समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है ना। जो भी है कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, वरना छोड़ देना, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अब थोड़े कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो किया है वो अपने आप में बहुत कर रहे क्वेश्चन उठाए हम लोगों ने। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी तक देखा हुए ऐसे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, पर उसी में थोड़े कुछ एडवांस लेवल चीज़ें आएंगी हमारी। सही है, तो ये वाला देख लेते हैं। 13 कर लिया था हम लोगों ने, 14 पे आ जाते हैं। 14 वाला ट्राई करो, है ना, इसमें एरर होने के चांसेस हैं, ये हिंट है, इसमें एरर हो सकता है तुमसे, ट्राई करो। ये भी एक बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन। क्या भाई साहब, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी जाना है हमको वाया सी, है ना, कि सी बीच में पड़ेगा, विदाउट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा जी, सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करना है, ओके। फिर बोला गया ए से सी जाने के कितने तरीके हैं, 2 रोड हैं अपने पास। ठीक है, तो 2 रोड हैं हमारे पास, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2। ठीक है, फिर क्या बोला गया, 3 ट्रेन है मेरे पास, पहली ट्रेन, ठीक है, दूसरी ट्रेन और तीसरी ट्रेन। सही है, तो T1, T2 और ये T3, और एक मतलब मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ। सही है, तो वो एक ही तरीका है बस, परफेक्ट। फिर सी से बी जाने के कितने तरीके हैं, 3 तो रोड दे रखी हैं उसने मुझे। ठीक है, 3 तो मुझे रोड दे रखी हैं उसने, कि रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3। और फिर 2 ट्रेनों से जा सकता हूँ मैं, T1, T2। और फिर 7 उसने मुझे एयरलाइंस दे दी हैं, यानी कि मतलब एयरलाइंस बन दे रखी हैं। तो ऐसे बना देते हैं इसको, मतलब A1, A2 ऐसे करते करते A7 तक। ठीक है, इतने तरीके हैं टोटल। तो अगर मैं टोटल तरीके देखूंगा ए से सी जाने के, सही है, तो वो कितने होंगे, वो होंगे 2 + 3 5, 5 + 1 5 + 1 6 होगा यहाँ पे, और इसमें कितने होगा, इसमें होगा 7 + 5 हो गए टोटल, यानी कि 12। तो 12 तरीके। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैटेगरी ऑफ बच्चे जो करते हैं, जो बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाता, वो बोलता है भाई ए से सी जाने के 6 तरीके, सी से बी जाने के 12 तरीके, तो 6 × 12 ये इसका आंसर हो गया। ये ऑब्वियसली हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसने दे रखा है कि सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये सोच के थोड़ा सा जो होशियार बंदा है वो बोलेगा कि अच्छा, अगर मैं ए से सी इस तरीके से आया था तो अब मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, तो वो अटकेगा भी थोड़ा बहुत, हो सकता है थोड़ा बहुत सोचे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे 6 तरीके हैं हमारे पास यहाँ जाने के, और हम इससे नहीं जा सकते, तो यहाँ मार देंगे वो 11 कि 12 में से 1 कम कर दो। पर ये भी गलत है, और अगर किसी ने दिमाग लगाया हो तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि रोड 1 तो यहाँ पर कभी थी ही नहीं। ठीक है ना, ये R1 सेम नहीं है ये, ठीक है ना, ये R1 और ये R1 सेम नहीं है। उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, या तो रोड से चले जाओ, ठीक है, या तो ट्रेन से चले जाओ, या फिर प्लेन से, है ना, एरोप्लेन से, राइट। तो अगर तुमने R1 या R2 में से कोई भी चूज़ कर लिया, मान लो तुमने R1 चूज़ कर लिया, तो अब अगली बार मेरे लिए रोड का ऑप्शन ही बंद हो गया। उसने बोला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब मैं ना तो R1 से जाऊंगा, ना R2 से, ना R3 से। अब मैं या तो ट्रेन यूज़ करूंगा ना, या तो एयरप्लेन। अगर वो A1 से चला जाए तो अब वो A1 से लेकर A7 वाले सारे ऑप्शन के बंद हो गए। अब वो किससे जा सकता है, या तो T1 और T2 से, या फिर R1, R2, R3 से। शायद आप समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, राइट। तो ऐसे करके हमारे 3 केस बन जाएंगे इसमें, है ना। क्वेश्चन तो सिंपल था, मुझे ये गलती दिखानी थी बस, जो लोग गलती कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और काफ़ी लॉजिकल है वैसे तो, बल्कि चांसेस हैं कि शायद तुमने कर भी लिया होगा। तो केस 1 क्या हो सकता है कि मैं ए से सी जब गया, जब मैं ए से सी जा रहा था, तो मैंने क्या यूज़ किया, तो मैंने रोड यूज़ कर ली। ठीक है, ये मेरा केस 1 हो सकता है। केस 2 क्या होगा कि मैंने ट्रेन यूज़ कर ली। केस 3 क्या होगा कि मैंने वो यूज़ कर लिया, क्या कहते हैं उसको, छोड़ो जो भी है। तो अगर मैंने रोड यूज़ कर ली तो मैंने 2 ऑप्शन यूज़ करें। ठीक है, मैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं R1 से चले जाऊँ या फिर मैं R2 से चले जाऊँ। ठीक है, तो ए से सी जाने के कितने तरीके, 2 तरीके। फिर सी से बी जाने के कितने तरीके। अब तुमने रोड यूज़ कर ली, तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे, तुमने ये 3 हटा दो टोटल में से, तो 12 तरीके थे यहाँ पर, और यहाँ पे 6 तरीके थे। तो 12 में से ये 3 तरीके हट गए, तो ट्रेन और एरोप्लेन से जा सकते हो सिर्फ, यानी कि 9 तरीके, राइट। तो 2 × 9 ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 18, राइट। अब केस 2 क्या बन सकता है, केस 2 ये बन सकता है कि मैं ए से सी जाऊँ, बाय ट्रेन चला गया मान लो मैं। सीधा बाय ट्रेन में कितने तरीके से जा सकता हूँ, या तो T1 से, या तो T2 से, या तो T3 से, यानी कि 3 तरीकों से जा सकता हूँ। फिर ये जो हमारा सी से बी जाने के कितने तरीके हैं भाई, अब मैं ट्रेन यूज़ नहीं कर सकता इन 2 को छोड़ के, यानी कि 10 तरीके हैं, है ना। 7 तो एरोप्लेन हैं और हमारे पास 3 रोड के तरीके हैं, यानी कि 10 तरीके हैं टोटल। सही है, तो टोटल 30 तरीके होगा इधर। सही है, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें गलती भी हो सकती है। तो ये जेईई एडवांस पूछ सकता है, मतलब जेईई एडवांस को सुंदर चीज़ें नहीं पूछनी होती हैं, वो पता नहीं ऐसी चीज़ें क्या पूछता है। मतलब मेरा जेईई एडवांस में थोड़ा इसमें वो रहता है, गुस्सा आती है मेरे को जेईई एडवांस के ऊपर कि यार वो बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं पूछता है, वो बोरिंग सी चीज़ें पूछता है पीएनसी में और प्रोबेबिलिटी में, इस टाइप की चीज़ें। अब किसी दिन उसने पूछ लिया, विश्वास तोड़ दिया अपना, तो मज़ा आ जाएगा, पर करे तो। हाँ जी, तो इसके बाद क्या है कि वो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन से चले जाए तो
वो तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। अगर इस वाले में देखेंगे, अगर वो एरोप्लेन से जा रहा है तो पहले वाले में तो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। फिर जो अगला वाला है, अगले वाले में वो सातों तरीके से नहीं जा सकता। यानी कि अब वो कितने तरीके से जा सकता है? अब सिर्फ 5 तरीके बचे, 2 ट्रेन बची और 3 रोड बची, 5 तरीके से जा सकता है, यानी कि 5। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 18 + 30 + 5, ये इसका फाइनल आंसर है। सही है। तो आई होप सो जिन्होंने स्टार्टिंग में वैसे किया होगा 6 × 12 या 6 × 11, उनको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा बड़ा खेलता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए अच्छा लगा ना कि ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब पीएनसी स्टार्टिंग करी थी तब इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया था, राइट। तो उसके ऊपर एक अच्छा बेस है ना, मतलब एक अच्छा प्रॉब्लम है। और अगर मैं उस टाइम पे कराता ये तो तुम कंफ्यूज हो सकते थे, पर अब तुम कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। तो मेरा ये रहता है कि उस टाइम पे सारे बम एक बार में मत फोड़ो, है ना। इसलिए तुम देख भी रहोगे कि प्रॉब्लम सिमिलर है ना। मैं चाहूँ तो अभी जो मैंने तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए हैं उसके अंदर डाल सकता हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा बाद में करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैच्योरिटी नाम की एक चीज़ होती है। तो थोड़ा तुम मैच्योर हो जाओगे उसके बाद तुम्हें सही लगेगा। तो चलो हुए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो अभी तक नहीं हुए होंगे उनका ये हो रहा होगा कि यार अभी समझ नहीं आ रहा, तो फिर उनको दोबारा देखना पड़ेगा। ये तरीका है बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट अस 7 डिजिट नंबर। ये पूरी मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, मतलब उसमें तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो क्लासिक बुक्स होती हैं, खैर हम बुकों से मतलब नहीं है, पर अगर तुम वो देखोगे, मतलब इस क्वेश्चन में लगभग उन्होंने हर चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ पूछ ली उसने लगभग। इसका कितने आई जे तक था शायद, हाँ आई तक ही है। तो आई तक के सारे पार्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के कुछ पार्ट तो बहुत सिंपल है, आखिरी के कुछ पार्ट टफ है, ठीक है। चलो तो इस वाले को करते हैं, इस वाले को आखिरी में करेंगे, ठीक है। पहले कुछ और करते हैं। ये क्या है? लेट अ टीम ऑफ 11। हाँ, इसके थ्रू मेरे को एक चीज़ समझानी है, जो अभी मैं डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक कंसेप्ट समझाऊंगा तुमको, तो उसमें ये फिर तुम फिर अटकोगे, तो ठीक है, यहाँ से सीख के जाओ। लेट अ टीम ऑफ 11 इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 10 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, 2 कीपर्स, सच दैट ईच सेलेक्शन हैज़ एटलीस्ट 4 बॉलर्स। कुछ नहीं है, हमें 11 की टीम बनानी है। लेट अ टीम ऑफ 11 इज टू बी सेलेक्टेड, है ना। हमें 11 की टीम बनानी है, और हमारे पास इस टाइम में खड़े कौन है ग्राउंड में? हमारे पास ग्राउंड में 10 तो बैट्समैन खड़े हुए हैं, 5 बॉलर्स खड़े हुए हैं और 2 कीपर्स खड़े हुए हैं, सही है। और हमें इसमें से सिलेक्शन करना है 11 लोगों का, और ऐसे सिलेक्शन करना है यार 4 बॉलर्स तो आई जाए, 4 बॉलर्स तो आई जाए, ठीक है। तो कर लो सिलेक्शन, बोलो कैसे करोगे। तो एकदम से दिमाग में आता है कि 4 बॉलर्स होने चाहिए, है ना, यही बोला है ना उसने। तो इसको करने के लोग दो तरीके लगाते हैं। पहला तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। 16 करने का पहला तरीका बताता हूँ, मेथड नंबर 1। जो लोग सोचते हैं इसको करने का तरीका, वो बोलते हैं भाई टोटल लोग कितने हैं। वो बोलेगा भाई 10 + 5 + 2, टोटल 17 लोग हैं हमारे पास ग्राउंड में इस टाइम पे खड़े हुए। हमने बोला हम 4 बॉलर सेलेक्ट कर रहे हैं। पहली बात, मैंने 5 मेरे पास बॉलर हैं, मैंने 5 में से 4 बॉलर चुन लिए। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी? कि एटलीस्ट 4 होने चाहिए, ठीक है। अब कितने लोग बचे ग्राउंड में? तो तुम बोलोगे भाई 10 तो बैट्समैन ही बचे हुए हैं, 1 बॉलर बचा हुआ है और 2 कीपर बचे हुए हैं, यानी कि टोटल 13 लोग बचे हुए हैं। बोलो 13 लोग बचे हुए हैं। मैं बोलूँगा कि तेरे को 11 लोग चाहिए थे, तेरे को तो 11 लोग चाहिए थे, 4 मैंने पहली चुननी है। कितने लोग बचे? 7 बचे। तो मैं 13 में से 7 चुन लो, 13C7, है ना। काफ़ी हद तक काफ़ी लॉजिकल लगता है। तो कोई बोलेगा कि 5 बॉलर आ सकते हैं क्या इसमें? मैंने कहा आ सकते हैं भाई। अगर तुम 13 में से 7 चुन रहे हो तो उसमें 5 बॉलर वाला केस तो ऑब्वियसली आ जाएगा ना भाई। 4 बॉलर आपने पहले सेलेक्ट कर लिए, 7 में से हो सकता है 1 बॉलर, तो टोटल 5 बॉलर हो जाएंगे टीम के अंदर। तो बोलो सही है गलत है? ये गलत है एक्चुअली में। अब गलत कैसे है ये? तो पहले मैं तुम्हें दूसरा वाला बताता हूँ, मेथड नंबर 2, वो सही है। देखते हैं कैसे। तो इसमें हम केस बना के कर रहे हैं। कैसे केस बना रहे हैं देखो, 5C4 करा वही फिर से कि मैंने 4 लोग उठाए यहाँ पे 5C4, ठीक है। कि मैंने 5 बॉलर में से कोई 4 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को टीम में जब उसने बोला एटलीस्ट 4 होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि या तो 4 बॉलर्स हो जाए या 5 बॉलर्स हो जाए। यही तो मतलब है कि भाई बॉलर या तो 4 हो जाए या फिर बॉलर 5 हो जाए, ये तो मतलब है इस चीज़ का। तो जो बॉलर 4 वाला केस है वो कितने तरीके से हो सकता है कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हैं, तो अब कितने लोग बच गए? 12 लोग बच गए, है ना। 10 बैट्समैन और 2 कीपर, 1 बॉलर को तो लेना ही नहीं है ना, बात हो चुकी है अपनी। तो 12 लोग बचे, तो 12 में से बाकी के साथ चुन लिए, सही है। और इसके अलावा ये वाला केस जो है B5 वाला, इसमें क्या होगा कि मैंने 5 में से पाँचों के 5 को चुन लिया, सबको चुन लिया, सारे बॉलर आ जाओ बेटा। तो अब कितने लोग बचे? अब 6 लोग बचे सेलेक्ट करने के लिए। तो और टोटल ग्राउंड में अभी लोग कितने खड़े हुए हैं? 12 ही अभी तो, है ना। 10 बैट्समैन और 2 कीपर। तो अब इनमें से मैं कितने सेलेक्ट करूँगा? 6 करूँगा, ठीक है। अब दोनों के आंसर निकालते हैं भाई। अगर दोनों तुम कह रहे हो कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला भी सही है ये वाला भी सही है, लॉजिकली तो यही लगता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूँ, इस वाले का आंसर, तो 5C4 कितना होता है? 5C1 के बराबर, यानी कि 5, राइट। फिर ये 12C7 है, तो ये बहुत बड़ा आएगा इसका आंसर। तो 12 फैक्टोरियल, फिर लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल। और नहीं, ट्रिक से नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर 5C5 क्या होता है? 1 ही होता है ये तो। फिर आ जाएगा 12C6। ये कंपैरिजन के लिए मैंने ऐसे लिखा है, जैसे कि मैं सीधे 12 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ, और फिर ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, राइट। तो
दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 5 है अपने पास। देखो तुम 12 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, तुम 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो दोनों में से, और तुम 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो दोनों में से। तो बचेगा क्या? ये जो पहला वाला बंदा ये क्या दे देगा? ये 1/6 दे देगा भाई। ये 6 फैक्टोरियल में से मैंने सिर्फ 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 6 बच गया। प्लस जो ये वाला केस है, ये वाला क्या देगा मेरे को? 12 फैक्टोरियल चला गया इसका, 5 फैक्टोरियल चला गया इसका, 7 में से मैंने 6 फैक्टोरियल ले लिया, यानी इसका 1/7 बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5/7, ये इसका आंसर आ रहा है फाइनल। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 से ये आंसर आ रहा है। पर अब तुम इसका आंसर निकाल के देखो। जब तुम इसका आंसर निकालोगे ना तो वो इससे ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा इससे आंसर। बड़ा आएगा का क्या मतलब बना? इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें या तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है या फिर मेथड 2 में नंबर ऑफ केसेस कम है। पर तुम इतना तो समझ चुके कि यार मेथड नंबर 2 जो मैंने निकाला है वो एकदम सही निकाला है यार। मतलब ये तो तुम्हें समझ में आ गया। मेथड नंबर 1 से ज़्यादा फील तुम्हें मेथड नंबर 2 में आई होगी कि मैंने एक में तो वो ले लिया कि मैंने 4 बॉलर्स की टीम बना ली, है ना। एक तो ये तरीका हो गया एटलीस्ट 4 वाले केस का। और फिर मैंने क्या ले लिया? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5, तो मैंने 5 बॉलर्स की बना ली, राइट। तो इसमें मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, बिल्कुल सही है ये तो। तुम बोलोगे लेकिन यार गलत तो इसमें भी कुछ नहीं किया है, इसमें क्या गलत किया? सही तो लग रहा है देखने में ये। ठीक है, तो समझते हैं इसमें गलत क्या किया है। अब तो समझ में आ गया आंसर, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये आंसर होगा इसका। अब ये समझते हैं इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे समझो ना इस चीज़ को कि मानो तुमने 5C4 से तुमने 4 बॉलर चुने थे। मान लो B1 चुना तुमने, मान लो B3 चुन लिया, और तुमने B4 चुन लिया, और तुमने B5 चुन लिया। सही है। 11C7 के थ्रू मान लो एक बॉलर और आ गया। कौन सा आएगा? ऑब्वियसली B2 आएगा, क्योंकि ग्राउंड में सिर्फ B2 बचा हुआ है। कौन आएगा? B2 आएगा। तो ये 5 बॉलर्स हो गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और केस कंसिडर कर लेते हैं। मैंने ये वाला ले लिया इस बार, B1, B2, B3 और B4। सही है। और इस बार जब तुमने 13C7 किया तो इस बार जो है B5 सेलेक्ट हो गया। सही है। और इसके साथ में जो वो आए थे आपके 13C7 में जो बाकी लोग आए हैं, बैट्समैन हैं और तुम्हारे कीपर्स हैं। तो मान लो कीपर्स कौन से हैं? K1 और K2। ठीक है, और जो बैट्समैन है, बैट्समैन को मैं दिखा देता हूँ, टी से दिखा देता हूँ। चलो, तो T1 है इसमें, T2 है, T3 है। कितने हो गए? ये 6 हुए हैं, तो T4 और ले लो। सही। और इसमें भी इत्तेफाक से देखो यही हुआ, इसमें भी K1 आ गया, इसमें भी K2 आ गया, इसमें T1, T2, T3 और T4। यानी कि ये वाला ग्रुप बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आया है। पर अगर जस्ट बिकॉज इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? B2 की वजह से। अगर तुम 13C7 के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो K1, K2, T1, T2, T3, T4, B2। इसमें क्या हो रहा है? K1, K2, T1, T2, T2 और फिर B5। तो ये और ये अलग अलग माना जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो डिफरेंट है ना। तो सिलेक्शन में हम डिफरेंट मानेंगे इसको कि डिफरेंट सिलेक्शन हुआ है भाई साहब, राइट। तो सिलेक्शन वाइज तो कोई गलती नहीं करी तुमने। पर जब मैंने इनको मर्ज कर दिया, क्योंकि अल्टीमेट एम तो इनको मर्ज करना था, जब मर्ज करके देखा तो समझ में आया भाई ये तो झोल हो गया। देखना, B1, B2, B3, B4, B5 और फिर K1, K2, है ना। देखो भाई सारे बॉलर्स आ गए 5 के 5। तो ये तो दोनों में सेम आ गए। ये समझ में आया? दोनों में सेम आ गए ये तो। और भी केसेस बन सकते हैं। अच्छा, और एक और कौन सा केस? आप कुछ लोगों को लगता है कि डिवाइड कर दे रहे हैं, कुछ हिसाब किताब लगा के डिवाइड कर दे रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ केसेस को हटा दो। पर इसमें सिर्फ इतना नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने B1, B3, B4 फिर B5 को चुना और इसमें से कोई आया ही नहीं, तब तो सही है। सही बात है, नहीं है तब तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये तरीका गलत हो गया क्योंकि इसमें रिपीटिंग हो गई। इसमें डबल, अब ये नहीं कह सकते एक्जैक्टली कि डबल काउंटिंग है। डबल काउंटिंग होता तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, ट्रिपल होता तो 3 फैक्टोरियल से कर देते। एक इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने उसमें देखी थी, चेस बोर्ड प्रॉब्लम याद है तुम्हें? उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। उसी टाइप की कोई चीज़ हो रही है, पर हमें ये नहीं पता। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल काउंटिंग हो गई, रिपीट हो गया एक तरीके से, है ना, रिपीट हो गया ये, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ये जो मैंने तुम्हें सिखाया NCR वाला, ये कई लोग कन्फ्यूजन में ऐसा कर देते हैं। तो हर बार याद रखो कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना 5C4 इंटू 13C7, तो इसके लिए ये डिफरेंट चीज़ है। क्यों? B1, B3, B4, B5 और फिर B2 है। और जो सेकंड वाला केस है उसमें क्या हो रहा है? B1, B2, B3, B4 ये पहले है, फिर B5 है। पर तुम बोलोगे कि ये उससे मतलब क्या है? मतलब हमें तो टीम बनानी थी। उसने ये तो कभी बोला नहीं कि यार टीम कोई टेबल पे बैठी हुई है और उसमें अरेंजमेंट भी मैटर करता है कि यार B3 के साथ कौन बैठा है, ये तो कुछ बोला नहीं उसने। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है अपनी। तो इसीलिए सिलेक्शन वाइज तो ये दोनों केसेस सेम ही है ना। हाँ, ये बात सही है कि अरेंजमेंट वाइज कैसे डिफरेंट है। तो बस बेसिकली इतनी सी बात है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो अरेंजमेंट दिखता है कि यार ये अरेंजमेंट तो दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंट है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में लगाने वाली बात है कि अगर सिलेक्शन हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही है तो थोड़ा बहुत चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें आती रहेंगी, जब आएंगी तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। नहीं, ये इतना कोई वो नहीं है कि हर बार आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछा इसने कि कुछ ज्योमेट्री प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच हैव नो साइड इन कॉमन विद अ पॉलीगन। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली एन साइडेड पॉलीगन है ये, एन साइडेड, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन है ये। अच्छा, तो ये कैसे होगा? क्या आइडिया तुम्हारे पास इसके लिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच हैव नो साइड इन कॉमन? तो अब तुम्हें याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करा रखा है अपने ज्योमेट्री प्रॉब्लम वाले में। क्या कराया था मैंने कि मतलब
मैंने वो वाला कराया था कि एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि पहले एन में से ये जो एन पॉइंट्स होंगे एक एन साइडेड पॉलीगन के, इसमें से कोई भी एक पॉइंट चुन ले NC1 तरीके से, और इसमें इस NC1 तरीके में उसको याद तो आ रहा होगा एटलीस्ट, तो NC1 तरीके से माना तुमने ये वाला पॉइंट चुन लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट तुमने चुन लिया, तो इसके ठीक जो एडजेसेंट साइड है ना, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, वो तुम्हारा मन है, माना तुमने ये वाली चूज़ कर ली है ना, मैंने ये करा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें अच्छे से बना के दिखा नहीं रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया ये वाला, ठीक है। तो तुमने ये चूज़ कर ली, तो उसके बाद अगर अब ये एक साइड पूरी कॉमन आ चुकी है, ठीक है, ये मेरी पहली वर्टेक्स हो गई ट्राइंगल की, ये मेरी दूसरी वर्टेक्स हो गई, राइट। तो अब जो तीसरी वर्टेक्स होगी ट्राइंगल की, वो कहाँ पे हो सकती है? तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि वो इधर नहीं हो सकती और वो इधर भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इधर हो गई तो फिर ये वाली साइड भी कॉमन हो जाएगी, और अगर इधर हो गई तो फिर ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी। यानी कि पहले इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो टोटल हमारे कितने पॉइंट्स बच गए? N-4 पॉइंट्स बच गए, सही बात है। तो N-4 पॉइंट्स ये जो बच गए, इसमें कहीं पे भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे आगे तक खींच दूँ और इधर ले जाऊँ, तो अब ये देखो, ये जो तुम्हारा ट्राइंगल बना है, इसमें ये एक एज तुम्हारी सिर्फ कॉमन आई है ना। तो इसके कितने तरीके से करते थे हम लोग? NC1 और फिर N-4 इनमें से कोई एक पॉइंट चुन लो बस। तो ये आंसर आया था। तो ये NC1 कितना हो गया? N, तो N इंटू N-4 C1। ये क्या आंसर है? ये जो आया था, ये क्या आया था? ये आया था वो केस जिसमें बेसिकली आपकी वो थी, क्या कहते हैं इसको, मतलब जिसमें हमारे सिर्फ एक एज कॉमन हो रही थी, ठीक है। अच्छा, एक और केस वो भी हो सकता है जिसमें दो एज कॉमन हो रही हो, राइट। तो वो वाला केस भी बना के देख लेते हैं। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, उसने बोला ना कि एक भी साइड कॉमन नहीं हो सकती, तो हम इसको इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि टोटल एक तो ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि N साइडेड पॉलीगन है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से N पॉइंट्स दे रखे हैं किसी ने और वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँगा इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बन जाएंगे, टोटल बता टोटल, तो तुम क्या बोलोगे? NC3। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो NC3 में से अगर ये क्या है, ये टोटल है, सही है। अगर इस टोटल में से मैं वो सारे पॉलीगन्स हटा दूँ जिसमें एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन, फिर मैं वो वाले हटा दूँ जिसमें जीरो साइड कॉमन है, कोई साइड कॉमन ही नहीं है, सॉरी ये तो हमें निकालने हैं, एक मिनट, है ना, या फिर जिसमें दो साइड कॉमन है। तीनों साइड तो कॉमन हो ही नहीं सकती, फिर तो वो पॉलीगन बचेगा ही नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हारे सिंपल सा ले लो कोई भी, है ना, अगर चलो इन्होंने बोला N साइडेड रेगुलर पॉलीगन सॉर्ट कुछ होगा, नहीं N साइड सिंपल N साइडेड पॉलीगन है, मान लो ऐसे वाला कुछ पॉलीगन है, सही है। तो अगर एक ट्राइंगल तुमने बनाया, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसकी एक एज कॉमन हो गई मान लो, ठीक है, और तीसरी एज ये कॉमन हो गई, तो चौथी एज तुम चाह कर भी ये नहीं ले सकते यार, चौथी एज तो फिर यही होगी, राइट। तो अगर एक ट्राइंगल है तो उसकी मैक्सिमम सिर्फ दो साइड ही कॉमन हो सकती हैं, या फिर उसकी एक साइड कॉमन हो सकती है, या फिर जो बनेगा उसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होगी, राइट। तो एक ट्राइंगल के सिर्फ तीन केस बन सकते हैं। तो उसमें से मैं पहला केस जिसमें एक साइड कॉमन थी और जो दो साइड कॉमन थी वो वाला केस हटा दे रहा हूँ बस। तो जितने बच जाएंगे वो कौन से होंगे? जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होगी, राइट। अब मैंने एक साइड वाला तो तुम्हें अभी निकाल के दिखाया, क्या आया था इसका आंसर? अभी तो निकाला इसका N इंटू, एक मिनट, इसको माइनस कर देते हैं, N इंटू N-4 C1, राइट। अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से जिसमें दो साइड कॉमन होंगी। अब अगर यार दो साइड कॉमन है तो ये कैसे होगा? तो समझाते हैं इस वाले को भी। चलो मानो ये पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी हम लोगों ने डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं क्योंकि N साइडेड पॉलीगन है तो कुछ पता तो है नहीं अपने को। तो फिर से वही करा कि कोई भी एक पॉइंट चुन लिया, राइट। तो अब इसके बाद ये वाला भी पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें ये वाला पॉइंट भी लेना पड़ेगा क्योंकि दो साइड कॉमन है, तो एक पॉइंट से फिर यही दो एडजेसेंट साइड बन सकती हैं। तो ये पहली साइड कॉमन हो गई, दूसरी साइड कॉमन हो गई। तो तुम समझ पा रहे होगे कि जो एक ट्राइंगल बन गया वो ऐसा बनेगा अगर दो साइड कॉमन है। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पर, फिर इसका कैसा बनेगा? फिर ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड हो गई, तो फिर ये ट्राइंगल बन गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा ढंग से बना दूँ, ठीक है, राइट। तो चलो थोड़ा सा और, तो चलो थोड़ा अजीब सा बनेगा पर क्या कर रहा हूँ मैं, चलो ऐसे बना दिया। तो अगर मैंने इस वाले पॉइंट को कंसिडर किया है तो इस वाले पॉइंट के बाद वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा और ये तुम्हारा ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें दो साइड कॉमन आ गई, ठीक है। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, इस वाले पॉइंट को, तो इसमें वो इधर जाएगा और इधर जाएगा और फिर ये वाला ट्राइंगल बना देगा, फिर ये वाला बन जाएगा, फिर ये वाला बन जाएगा, सही ना। इस वाले के फिर ये वाला बन जाएगा, यानी कि तुम समझ पा रहे होगे कि हर एक पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो ना, इस पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल बन गया, फिर इस पॉइंट के लिए एक ट्राइंगल बन गया, है ना, फिर इस वाले पॉइंट के लिए बना था, फिर सिमिलरली इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला बन जाएगा, देखो ना, ये वाला बन जाए, फिर
इस वाले पॉइंट के लिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल, राइट। यानी कि टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, n ट्रायंगल हो गए, सिंपल, राइट। तो इसके कितने हो गए, n ट्रायंगल्स हो गए। तो बस ये मेरा आंसर हो गया कि टोटल में से पहले मैंने वो उठा दी जिसका एक साइड कॉमन था, फिर मैंने वो उठा दी जिसमें दो साइड कॉमन थे, तो उतने ट्रायंगल रह गए टोटल जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं थी, ठीक है। आई होप से ये वाला समझ में आ गया होगा। 18th पे आ जाते हैं। तो 18 वाला क्या कह रहा है भैया हमसे, कंसिडर अ सीक्वेंस ABCDEFGH, ABCDE, फिर ABCDAB, ओके ये क्या मजाक लिखा हुआ है। फिर बोला गया फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर सीक्वेंसेस। अच्छा जी, तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं बकवास कर रहा था मेरे सामने इतनी देर से, ये कुछ बहुत सारे लेटर दे रखे हैं उसने और इसमें से तुम्हें 5 लेटर के सीक्वेंस बनाने हैं, ये बोला है, सिंपल क्वेश्चन ये है। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस टाइप का दिख जाए तो पहले ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग मतलब कि जो कॉमन कॉमन वाले हैं वो सारे साथ में लिख लो। तो हम यहाँ पे पैटर्न नहीं समझ सकते ना, देखो ना, ये ABCD H तक गया, फिर ये ABCD E तक गया, फिर ये ABCD E तक गया, फिर ये ABCD गया, फिर ये AB गया। कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5, और पाँचों में क्या है, A भी है और B भी है। तो A कितने हैं अपने पास, 5 A है अपने पास और 5 B है, सही है। अच्छा फिर क्या हुआ, अब अगर तुम इससे पहले वाले सिर्फ इसमें CD नहीं है, बाकी तुम देखोगे तो हर किसी में CD है। कहाँ गया ये CD CD CD, यानी कि 4 CD है अपने पास, है ना, 4 तो C हैं और 4 अपने पास D है, ठीक है। अच्छा तो अब ये भी खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, इतना पोर्शन खत्म हो गया यहाँ पे CD। अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं, ABCD यहाँ पे खत्म हो गया। अब E देखो ज़रा, E तो E, एक तो ये E बचा हुआ है, एक ये E बचा हुआ है, एक ये E बचा हुआ है, तो 3 अपने पास E हैं, 3 अपने पास E हैं, ठीक है। F कितने हैं अपने पास, E हो गया, ये भी सब खत्म हो गया मामला इसका, तो FGH। फिर हमारे पास एक जो है वो F है, एक G है और एक H है, ठीक है भाई। तो अब मुझे इनमें से सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मेरे को 5 के ग्रुप बनाने हैं बेसिकली, बस 5 का सिलेक्शन करना है मेरे को। सीधी बात ये है कि कितने नंबर ऑफ 5 लेटर सीक्वेंसेस बन सकते हैं, ये मुझसे पूछा गया। यानी कि मुझे सिलेक्शन करना है, फिर अरेंज भी तो करना है। मतलब अगर मानो मैंने कोई 2 A उठा लिए, फिर मानो एक B उठा लिया, एक C उठा लिया, एक D उठा लिया, ठीक है। तो फिर अब मैं इनको अरेंज भी कर सकता हूँ, है ना, कि AABCD ये एक हो सकता है, फिर ABACD, है ना, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो पहले तो तुम 5 सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद इन 5 को अरेंज करो, ऐसा वाला है। और इसमें कुछ अलाइक वालाइक का भी चक्कर रहेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है आखिरी में, वो याद है, वर्ड की मैनिपुलेशन, राइट। तो नहीं वर्ड की मैनिपुलेशन नहीं, मैंने शायद तुम्हें अलाइक वाले में कराया है। ये कहाँ कराया है मैंने तुम्हें, ये दिखाता हूँ एक मिनट। वो मैंने तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें एक बार वो वाला कराया था, वो डॉटर था शायद, उसमें कुछ इस टाइप से शब्द था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। डॉटर नहीं डॉटर नहीं था, कुछ एक शब्द टाइप का था। और मैंने बोला था कि इसमें या तो 2 अलाइक हो जाएँ या 2 डिफरेंट हो जाएँ, ठीक है, या फिर चारों अलाइक हो जाए, है ना, या फिर चारों डिफरेंट हो जाए, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट को केस 1 मान के फिर इसके हमने सारे निकाले थे चांसेस, फिर केस 2 के अलग निकाले थे, फिर केस 3 के अलग निकाले थे। तो वही तो है, और क्या है कि नहीं। हमें F और G और H इतने तो डिफरेंट दे रखे हैं, है ना, और इतने सारे हमें कुछ पैकेट्स दे रखे हैं साथ साथ के, राइट। तो ये वही तो कैटेगरी है, और कौन सी कैटेगरी है, बस ये कैटेगरी है ये, ठीक है। इसमें तो फिर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, केसेस तो बनेंगे इसमें। अब कौन कौन से केसेस बनेंगे ये तुम सोच सकते हो, है ना। क्या केस बन सकता है, तुम्हें 5 बनाने हैं, तुम्हारा केस क्या है, तुम्हें तो 5 बनाने हैं, राइट। तो 5 कैसे कैसे बन सकता है, या तो 5 के 5 डिफरेंट हो जाए, 5 के 5 डिफरेंट है भाई साहब, ठीक है। एक तो ये केस बन सकता है। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है कि 5 के 5 डिफरेंट के अलावा और कौन सा बन सकता है, इसमें ऐसा बन सकता है ना कि 4 अलाइक हो जाए और 1 डिफरेंट हो जाए, सही है। अच्छा और कौन सा केस बन सकता है, अब तोड़ते जाओ कि करके इसको, 3 अलाइक हो जाए और 2 डिफरेंट हो जाए। तुम्हें याद आ रहा होगा मैंने करा रखा है इस टाइप का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, बस ये लंबा है उस फॉर्मेट का, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, अच्छा इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि 3 अलाइक हो जाए और, अच्छा हाँ तो ये डिफरेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो चलो सही है। हाँ तो 3 अलाइक हो जाए प्लस 2 डिफरेंट, या फिर 2 अलाइक हो जाए और 3 डिफरेंट हो जाए, बोलो, है ना। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्या करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। वरना क्या हो सकता है कि 1 अलाइक है, अच्छा 1 अलाइक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 अलाइक तो होने ही चाहिए, राइट। तो अच्छा लेकिन इसमें हम एक और केस भी बना सकते हैं, कौन सा वाला, कि 3 अलाइक मैंने एक वैरायटी के लिए, और फिर ये जो 2 डिफरेंट की जगह मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ पर एक और केस ले लिया, कौन सा वाला, कि मैंने 3 अलाइक ले लिए एक वैरायटी के, अलाइक नंबर 1 कह देते हैं इसको। और फिर ये जो 2 हैं, ये 2 डिफरेंट नहीं लिए मैंने, ये 2 भी मैंने एक अलग अलग टाइप के ले लिए, मतलब समझे। जैसे मानो मैंने 3 तो मैंने बी के ले लिया, बी, तो ये आगे कौन से 3 तो मेरे एक टाइप के अलाइक हो गए। और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने 2 को अलाइक अलग चुन लिया, मानो सी और सी, इस टाइप का बनाया। तो ये ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट ही होना चाहिए। और जो ये वाला केस है, ये क्या बोल रहा है कि मैंने 3 तो मैंने वही ले लिया फिर से कि अलाइक ले लिया, और इसमें ये डिफरेंट हो गया, मतलब कि एफ हो सकता है, ठीक है, या फिर मान लो ई हो गया, है ना, इस टाइप का हो सकता है। और क्या हो सकता है कि मान लो बी और मान लो ऐसा हो गया ए हो गया, और मान लो सी हो गया, इस टाइप का होगा फिर वो, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में डिफरेंस है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों केसेस में। अच्छा और क्या बन सकता है, चलो और भी कुछ बन सकता है क्या। अब तो तुम्हें ये भी समझाने लग गया होगा कि इधर भी बन सकता है फिर तो ये, है ना, कि 3 डिफरेंट वाले केसेस में कि 2 अलाइक जो मैंने लिए हैं, तो 2 अलाइक ऐसे ले लो, फिर कोई 2 और अलाइक ले लो, 2 अलाइक 2, और फिर एक कोई डिफरेंट ले लिया,
बोलो, इस 3 डिफरेंट को मैंने ऐसे तोड़ दिया। क्या ये चीज़ समझ में आ गई तुमको? ठीक है। और आखिरी केस क्या होगा? बिल्कुल आखिरी केस, एक अलग वाला तो होगा नहीं कि एक अलग हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि 500 के 5 अलग हो जाए। बोलो, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि 500 के 5 अलग हैं, है ना। तो अब मैं इसको जरा समझाता हूँ कि हर एक के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सुनो, हमने पहले क्या करा, हमने बोला कि भैया 500 के 5 अलग हैं। फिर मैंने क्या बोला कि 4 अलग हैं और 1 डिफरेंट है। सही है। फिर मैंने क्या बोला कि 3 अलग हैं और 2 डिफरेंट है, या फिर कि 3 अलग हैं, 3 अलग हैं और जो दो हैं वो भी अलग हैं, पर दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। अगर ये A1 है तो ये कोई दूसरी वैरायटी का अलग है। सही है। तो ये तो 3 वाले में हो गया था। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि हो सकता है 2 अलग हैं। अगर दो अलग हैं तो उनके साथ में 3 डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि 2 अलग हो जाएं एक टाइप के और 2 अलग हो जाएं किसी और टाइप के, और फिर जो एक बच गया वो डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अब देखो, तुम 5 अलग थे, फिर 4 अलग हो गए, फिर 3 अलग हो गए, फिर 2 अलग हो गए। अब एक अलग तो कुछ पॉसिबल नहीं है भाई, एक अलग तो मतलब डिफरेंट ही हो गया वो, राइट। तो क्या होगा फिर, सबके सब डिफरेंट है, पाँचों डिफरेंट है। ठीक है। तो ये इसका सारे केस बन रहे हैं। कितने करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस बन रहे हैं। ठीक है। आ जाओ, सातों के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो केस 1 ले लेते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल केस कौन सा होगा? 5 अलग वाला, क्योंकि 5 अलग के अपने पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पांचों अलग है भाई साहब, या तो पांचों A आ जाए या पांचों B आ जाए। बोलो, है ना। तुम इन दोनों में से कोई भी एक चुन लो, 2C1, या फिर बेसिकली 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, राइट। 2 ऑप्शन है। अच्छा, और ये जो 5 अलग आएंगे तुम्हारे पास, ये सिर्फ एक ही तरीके से रहेंगे, मतलब अगर ऐसे आ गया A, ठीक है, या फिर क्या आएगा B, बस ये 2 तरीके, बस ये 2 आंसर हो गया इसका। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में मैंने क्या बोला कि 4 अलग आ जाए और एक डिफरेंट आ जाए, राइट। अब 4 अलग वाले में अपने पास 4 घोड़े हैं अपने पास, राइट। ये चारों के चारों में से आ सकता है। तो तुम्हारे पास बेसिकली 4 पैकेट्स हैं, भाई। ए के पास 5 हैं, बी के पास 5 हैं, सी के पास 5 हैं और डी के पास भी 5 हैं, राइट। तो इन चारों में से कोई भी एक पैकेट चुन ले, चारों में से कोई भी एक पैकेट चुन ले। ये समझ में आ रहा है? इसकी हिंदी लिखते रहे ना साथ साथ में। इन चारों में से कोई भी एक पैकेट चुन लो। तुमने सी चुन लिया तो चारों बार सी आ गया, तुमने डी चुन लिया तो 4 बार डी आ गया, अगर तुमने ए चुन लिया तो 4 बार ए आ गया, अगर तुमने बी चुन लिया तो 4 बार बी आ गया। और फिर जिस पैकेट को भी चुना है उसको छोड़ के, अगर तुमने मान लो ए चुन लिया तो ए के 4 तो आ गए, अभी जो एक ए बच गया ना उसको छोड़ दिया मैंने, अब उससे मतलब ही नहीं है। अब इस ए को छोड़ करके कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच गए। इन सात में से कोई भी एक चुन ले डिफरेंट के लिए, राइट। तो 7C1, सही है। अच्छा, फिर अब तो ये तो सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हारे पास पूरी तैयार है एकदम गाड़ी, है ना। कुछ 5 अगर मैं एग्जाम्पल की तरह ले लूँ तो हमने अभी क्या लिया था, हम लोगों ने 4 ए लिए थे, और मान लो तुमने कोई भी एक चुन लिया, कोई डिफरेंट, मान लो तुमने सी चुन लिया, राइट। तो ये बन रहा है। अब ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है भाई? 5 चीज़ें हैं तो 5 फैक्टर तरीके से अरेंज हो सकती हैं, पर इसमें 4 तो सेम ही है, तो 4 फैक्टर तरीके से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये इसका टोटल बना केस 2 का आंसर, कि इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं इससे। ठीक है। केस 3 कौन सा है भाई? तो केस 3 था मेरा 3 अलाइक 2 डिफरेंट वाला, राइट। तो इसमें क्या करोगे? पहले तो 3 बोल रहा हूँ, 3 अलाइक तुम्हारे कितने हो सकते हैं भाई? 3 अलाइक में भाई 5A वाला है, 5B वाला है, 4C 4D है ना, और 3E वाला भी आ गया इसके अंदर, तो राइट। तो मैं इन सब में से मैं कोई भी 3 उठा सकता हूँ, राइट। तो कितने हैं ये टोटल 5 हैं। तो इन 5 में से कोई भी एक चुन ले। मानो तुमने चुन लिया, मानो तुमने ई ही चुनते तो फिर तीनों के तीनों ई आ गए। कोई भी चुन लो, मानो तुमने डी चुन लिया तो तुम्हारे पास 3D आ गए, सही है। उसके बाद फिर अब 2 डिफरेंट चुनने हैं। अब क्योंकि तुम्हें 2 डिफरेंट चुनने हैं तो अब मैं हर एक को सिंगल यूनिट मानूंगा, राइट। जैसे मैंने इस वाले में माना था 7C1 वाले में कि 5B में अगर मैंने इसमें से एक चुना ना, ये एक जो मैंने एक चुना, मैंने बोला कि यहाँ पे C आ गया, तो इसका मतलब क्या था? ये 7C1 का मतलब क्या था? ये 4C नहीं है, अब मेरे लिए सिर्फ एक C है, ठीक है। अगर मैंने C नहीं चुना है तो यहाँ पर ये हुआ, मैंने फिलहाल अभी तो अपने दिमाग में ये है कि भाई मैंने तो डी चुन लिया, तो डी तो पहले खत्म हो गया। अब कौन बचा, है ना? अब कौन बचा? अब ए बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है, जी बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, राइट। कितने बचे हुए हैं? 4 5 6 7, 7 बचे हुए हैं, है ना। 1 मिनट, 7 बचे हैं ना, है ना। 7 बचे हुए हैं, तो क्या कर देंगे? 7, उसमें से चुनने कितने थे? में 2 चुनने, तो 7C2। अच्छा, अब ये तो ऐसा हो गया डी, और मान लो तुमने चुन लिया एक एफ चुन लिया, मान लो तुमने, और फिर तुमने मानो कोई मान चलो सी चुन लिया। अब ये भी अपने आप में घूम सकते हैं, कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल तरीके से, पर उसमें 3 डी सेम है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए साहब केस 4 पे आ जाइए। केस 4 पे क्या आएगा? केस 4 में हमारे पास आएगा 3 अलाइक एक टाइप के और 2 अलाइक एक टाइप के, ये वाला केस है, ठीक है। अब अगर मैं 3 अलाइक वाला केस देखता हूँ तो 3 अलाइक वाला केस तो अभी भी यहीं तक ही है, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है? 3 4 5, 5 हमारे पास पैकेट्स हैं, 5 में से कोई भी एक पैकेट चुन लो, तो 5 में से मैंने कोई भी एक पैकेट चुन लिया, ठीक है।
चुन लिया तुमने। अब सुनो, अब तुम्हें फिर से अलाइक वाला ही केस चलना है। अब फिर से हमें इन्हीं में से कोई 2 चुनने हैं। फिर से तुम्हारे पास कितने पैकेट हैं? 5 हैं, पर 5 नहीं है हमारे पास, 4 हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक चुन चुके हो ना। मानो तुमने ई वाला चुन लिया होता, या फिर तुम चलो ये तुमने डी वाला ही चुन लिया, तो अब तो तुम्हारे पास 4 पैकेट बचे ना। अगर तुमने इसी में से ही चुन लिया तो फिर तो वो सारे सेम हो जाएंगे। तो तुम्हें इन चारों में से कोई एक चुनना पड़ेगा। तो तुमने इन 4 में से कोई एक पैकेट चुन लिया, जिसमें से एक पैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो इसका जो एक पैकेट है वो उसे 2 कॉन्स्टिट्यूट करता है अपने अंदर, और इसका जो एक पैकेट था उसके अंदर 3 थे। ठीक है, फिर भी आंसर कितना आ गया? 5C1 इंटू 4C1, 5C1 इंटू 4C1। अच्छा, तो अभी देखने में कैसा लगेगा? कि कुछ देखने में ऐसा लगेगा कि मान लो ऐसा आ गया, एक तुमने चुन लिया, 3A आ गए, और तो फिर इसमें 2 सेम आ जाएंगे इस टाइप के। अभी अपने में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल की वजह से, फिर ये 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब केस 5 कौन सा था? केस 5 में हमारे पास क्या था? 2 अलाइक थे, 2 अलाइक थे और 3 डिफरेंट थे। तो ये कैसे होगा? तो 2 अलाइक वाले में कितने थे? 5 पैकेट हैं, तो 5 में से तुम एक पैकेट चुन लो। ठीक है, और फिर 3 डिफरेंट है, तो 3 डिफरेंट में कितने बचेंगे? अगर तुमने 5 पैकेट ले लिए तो एक पैकेट हटा दो, 4, मतलब सब मिला करके 7 पैकेट बचेंगे। तो 7 में से 3 पैकेट तुम चूज़ कर लो। और फिर ये देखने में कैसा लगेगा? ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे AA और मान लो FG और मान लो C, है ना? इस टाइप से आ सकता है। तो ये कितने तरीके से रेंज होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बस ये 2 रिपीट कर रहे हैं तो इनको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, केस 6 क्या होगा? कि 2 तो अलाइक हैं किसी एक टाइप के, और फिर 2 अलाइक हैं किसी और टाइप के, और फिर एक डिफरेंट है। राइट, तो इसमें क्या होगा? इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में हम पहले तो इसको चूज़ कर लेते हैं। तो 5 पैकेट में से कोई भी कोई भी एक चूज़ कर लो। फिर अब 4 पैकेट बचे, अब 4 में से कोई एक चूज़ कर लो। ठीक है, अब कितने बचे? तो एक मिनट, बल्कि हम सीधे सीधे चूज़ कर सकते हैं। पर ये वाला जो तरीका है ना, ये गलत है तरीका। क्यों? फिर से देखो यहाँ पे यही हो रहा है। एक तरीका कहता है मैं 5 में से सीधे 2 चुनता, तो इसमें कोई अरेंजमेंट काउंट नहीं हुआ। समझी? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया यार। तुम ये तो समझो, तुम ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है तुम्हें। सिलेक्शन का खेल है सारा। देखो, अपने पास 5 चीज़ें ABCDE, इस 5 में से अगर तुम्हें 2 चुनने हैं तो वो सीधे सीधे A चुन लेगा और B चुन लेगा, बस 5C2 तरीका ये हो गया। पर अगर तुम इस वाले से देखोगे तो 5C1 इंटू 4C1 का क्या है? कि पहले तुमने ABCDE में से कोई A चुना। ठीक है, मान लो तुमने A चुन लिया तो A आ गया। ठीक है, और 4C1 तरीके से आप BCDE में से तुमने कोई एक चुन लिया, मान लो C आ गया। राइट, तो ये AC काउंट हो गया। अब हो सकता है कि तुमने 5C1 में A ना चुन करके तुमने पहले C चुना होता तो C आ जाता, और फिर 4C1 में तुमने ABDE में से तुमने A चुन लिया होता तो ये C आ जाता। पर हमें पता है कि सिलेक्शन हुआ है तो AC और C तो सेम है। तो ये तरीके से 2 बार काउंटिंग हो रही है, और 5C2 से 1 बार काउंटिंग हो रही है। तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5C2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5C2 कि 5 में से 2 चुन लो। 5C2 हो गया। अब उसके बाद क्योंकि तुमने 2 पैकेट चुन लिए हैं, अब कितने बचे? है ना? अब इनको छोड़ करके भाई, पहला तो मानो ये चुन लिया और तुमने ये चुन लिया, तो 1 2 3 फिर 4 5 6। अब इन 6 में से कितने चुनने? एक चुन लो। सही, ये आ गया और बस एक चुन लिया। राइट, और अब ये देखने में कैसा लगेगा? कुछ इस टाइप से, जैसे AA BB और साथ में कोई एक इस टाइप से। राइट है, बिल्कुल सिंपल। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हम करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये 2 इसकी वजह से 2 इसकी वजह से। ठीक है, केस 7 देख लेते हैं। केस 7 कौन सा था? केस 7 था जिसमें सबके सब डिफरेंट थे। तो केस 7 कैसे वो है जिसमें 5 के 5 डिफरेंट है। अगर 5 के 5 डिफरेंट है फिर तो हम सबको एक मान के करेंगे कि ये एक A लिखा हुआ है, एक B लिखा हुआ है, एक C लिखा हुआ है। तो ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो बस 8 में से 3 चुन लो, 8C3। सॉरी 8 में से मतलब 5 चुन लो ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब 3 नहीं 5, 8C5 हो जाएगा। और अब इन सबको ऐड कर लो, केस 1 से लेकर के 7 तक के सबको ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हो जाएंगे इस क्वेश्चन को, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल यही करके, बिल्कुल तुम्हें दिख भी रहा होगा, सेम ही है, बस उल्टा और लंबा हो गया। पर इसमें एक और तरीका है, वो दिखाता हूँ। तो ये जो 19 क्वेश्चन है इसमें सेम मेथड लगाया जा सकता है जो हमने 18 में लगाया था, पर इसमें एक और मेथड भी सोचा जा सकता है, मेथड नंबर 2। ठीक है, तो क्या लग सकता है इसके अंदर? पहले तो इसको वो कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं इसको। तो क्या क्या है इसमें? देखो, ये आई तक जा रहा है। ठीक है, फिर ये आई तक जा रहा है, फिर से ये फिर से आई तक जा रहा है। ओके, फिर ये, ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी कि 6 बार क्या है? 6 बार हमारे पास है A B और C, ये 6 बार है। यानी तुम देख क्या होगा, ABC 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद D और E जो थे वो 5 तक आए हैं, तो 5 हमारे पास हैं D और E, 5 है हमारे पास D और E। ठीक है, फिर F और G जो है वो 4 तक आए हैं, तो 4 मेरे पास हैं F और G। समझ में आ गया होगा ये तो। और H और I जो हैं ये 3 तक आए हैं, तो 3 मेरे पास हैं H और I। फिर
एच और आई, हाँ हाँ सही, बस इतना ही है। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो ये हम लोग मेथड नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेथड नंबर 1 से भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ यहाँ पे और मेरे को देखा है कि 6 ए हैं, 6 बी हैं, 6 सी हैं। अब क्योंकि हमारे पास है 5 लेटर का सीक्वेंस, तो 5 लेटर का 1 2 3 4। सिंपल बात ये है कि टोटल हैं कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 वैरायटी हैं। ऑब्वियसली हैं तो हमारे पास बहुत सारे। तो अगर मैं पहले वाली की बात करूँ तो इसको मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूँ। मैं इसमें ए डाल सकता हूँ, बी डाल सकता हूँ, सी डाल सकता हूँ, डी डाल सकता हूँ, है ना। ऐसे करते करते आई डाल सकता हूँ। फिर इस वाले को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूँ। फिर इस वाले को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूँ। तुम बोलोगे चलो ये तक तो सही था, मतलब 3 तक तो सही था क्योंकि एच और आई अपने पास 3 है। पर क्या मैं चौथे को भी 9 तरीके से पढ़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हो गया ना कि एच इसमें आ गया, फिर इसमें भी एच आ गया, इसमें भी एच आ गया, तो चौथा एच नहीं होगा अपने पास जाने के लिए। पर फिर भी अगर मैं फॉर ग्रांटेड ले लूँ इतनी सी चीज़, तो इससे मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं फिर सब में ऐसा मानूंगा कि सब मेरे पास 5 5 हैं। सही है, ठीक है। तो इसमें हमें इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना, हमें इसमें कोई दिक्कत होगी क्योंकि 5 बार डी आ सकता है ना, कि है हमारे पास 5 बार डी। पर दिक्कत कहाँ होगी? सिर्फ इन दोनों केसेस में दिक्कत होने वाली है। तो अगर मैं ये इन टोटल केसेस में से सिर्फ इन दोनों केसेस जिसमें दिक्कत है इनको रिमूव कर दूँ तो मेरा आंसर एक बार में आ जाएगा, है ना। इतने केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को, राइट। तो मैंने यही करा फिर। तो 9 की पावर 5 मेरे टोटल तरीके आ गए। अब इसमें से मैं वो केसेस माइनस कर दूंगा जिसमें इन दोनों को दिक्कत हो रही है। तो एफ और जी वाले को किसमें दिक्कत होगी? तो मैं 5 का बनाना था, तुम 5 का बनाते ना, 2 3 4, ठीक है। तो जो ये एफ है ये 4 बार आ सकता है। इसको दिक्कत तब होगी अगर तुम 5वीं बार भी एफ लिख दोगे, राइट। इसको सिर्फ तब दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? तो एक तो ये हो सकता है एफ 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 एफ, है ना, कि 5 बार आ जाए। फिर ये जी के साथ भी होगा कि जी भी 5 बार आ जाए, ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज़ एच के साथ भी हो सकती है कि एच भी 5 बार आ जाए। सही बात है ना एकदम। तो ये तो तुम ऐसे समझ सकते थे कि 4 में से अगर मतलब रिपीट हो रहा है ये, तो ऑब्वियसली 4 केस हो गए ऐसे, ठीक है। तो 4 केस तो यही हो गए जिसमें दिक्कत थी, ठीक है। पर इनकी दिक्कत तो चलो खत्म हो गई। पर एक और दिक्कत ये भी हो सकती थी ना, जो स्पेसिफिकली सिर्फ 3 वालों के साथ हैं, जो स्पेसिफिकली सिर्फ 3 वालों के साथ हैं। कौन कौन सी? ये वाली 3, हाँ, क्योंकि एच जो है वो तो सिर्फ 3 बार ही आएगा, एंड सिमिलरली जो आई है वो भी सिर्फ 2 मतलब 3 बार ही आएगा। अगर तुमने चौथी बार भी एच लिख दिया, ये चौथी बार भी तुमने आई लिख दिया, तो इनको फिर भी दिक्कत है, ठीक है। तो 4 केस तो यहाँ दिक्कत हो रही थी। और यहाँ और कौन सी दिक्कत हो रही है तुम्हें कि, तो इस वाले केस में हो क्या रहा है एक्चुअली कि तुम 4 वेरिएबल्स को डाल रहे हो, राइट। और बाकी जो ये 5वां वाला है ये तो कोई और ही होगा ना, क्योंकि इसको तुम काउंट कर सके जिसमें 5 बार आई था और 5 बार एच था, वो तो इन 4 में ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आई ले लिया तो यहाँ पे या तो आई की जगह पे एच आ जाए, है ना, या फिर ए आ जाए, या फिर बी आ जाए। बेसिकली आई को छोड़ के या फिर 9 में से किसी एक को छोड़ के, यानी कि 8 में से कोई भी डाल सकते हो इसमें से। तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं? देखो, पहला पॉइंट तो एच और आई में से कोई भी एक चुन लो, तो तुम 2 में से कोई एक चुन लो, एच और आई में से कोई भी एक चुन लो जिसके लिए तुम ये 4 बार रिपीट करने वाले हो। उसके बाद इस एक लौते के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन है, तो 8 में से इनमें से कोई एक चुन लो। उसके बाद अब ये अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है भाई? ये 4 है और ये 1 है सेम, तो पहले तो 5 फैक्टोरियल तरीके से हो जाता, पर ये 4 रिपीट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, राइट। तो ये कौन सा केस बन गया? 4 टाइम वाला, जिसमें 4 बार हमारा रिपीटेशन हो रहा है। और जो 5 टाइम बाद जिसमें हमारा रिपीटेशन हो रहा था वो कितने बन रहे थे? 4 केसेस। तो बस यही माइनस कर देंगे इसमें से, तो कोई आंसर आ जाएगा। -4 कर दो और माइनस ये माइनस कर दो इसमें से, तो बस ये टोटल आंसर हो गया इसका, ठीक है। कोई बोल रहा होगा कि इतना सिंपल था तो इसको पहले वाले को भी ऐसे कर लेते, पर पहले वाले में ना ऐसे बढ़िया वाले केस बन नहीं पाएंगे, मतलब इसमें फिर और भी ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। कैसे? अगर तुम पहले वाले को देखोगे तो पहले वाले में क्या आया था? 5 बार तो ए भी आया था, 5 बार तो ए आया था, 5 बार बी आया था, ठीक है। और 4 बार सी और डी आया था, ठीक है। 3 बार ई आया था और 1 बार हमारे पास क्या था? एफ था, जी था और एच था। और तुम्हारे पास 5 लेटर थे। अब सोच के देखो, ये जो एफ जी और एच, ये जो 3 है, इनको अगर ये 2 बार रिपीट होगा तो दिक्कत है, 3 बार होगा तो दिक्कत है, 4 बार रिपीट होगा तो दिक्कत है, 5 बार होगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो 4 केसेस तो यही बन गए, ठीक है। उसके बाद अगर 3E वाला देखेंगे तो इसमें भी दिक्कत है। ये भी अगर ये 4 बार आ गया या फिर ये 5 बार आ गया तो दिक्कत है। फिर 4CD वाले में क्या दिक्कत है कि अगर ये 5 बार आ गया और ये भी 5 बार आ गया तो दिक्कत है। इसको 1 बार दिक्कत है, इसको 2 3 और फिर ये 4 7। तो बेसिकली तुम चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लगभग लेंथ सेम पड़ेगी। तो तुम्हें जो सिंपल करे तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 19th क्वेश्चन भी हो गया है। अब जो एक बीच में मैंने छोड़ा ये वाला क्वेश्चन, ये ट्राई करके देखो अपने आप, ठीक है। और इसको हम करेंगे अगले वाले में। पहले ट्राई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार में और ट्राई करना। ये सिंपल है, कर सकते हैं, इतना तो बहुत ही सिंपल है। आखिरी वाला पार्ट मतलब सबसे मेन इसका अट्रैक्शन है।